दोस्तों नमस्ते। लक्ष्य एकेडमी कवर्धा में आपका पुनः स्वागत और मैं आपका संजय पुनः एक वीडियो लेकर आ गया हूं। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है भारतीय इतिहास का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। और जो वैदिक साहित्य है वो एकमात्र, जैसे ऋग्वेद है वो एकमात्र ऐसे साक्ष्य है जो वैदिक सभ्यता या आर्यों के जो आगमन है उसको जो है साक्ष्य के रूप में पेश करता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं भारत का जो वैदिक सभ्यता है उसको जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आर्यों का आगमन जो है भारत में कब हुआ। तो जो वैदिक सभ्यता जैसे ही जो है आर्य भारत में आते हैं उनके साथ साथ ही जो है क्या होगा, वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती। लेकिन जो इतिहासकार है उनमें काफी मतभेद हैं आर्यों के आगमन को लेकर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जो वैदिक सभ्यता है, क्या वैदिक सभ्यता है, वैदिक पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व का 600 ईसा पूर्व की जो काल है उसको वैदिक काल कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसी के समय में जो है वेद, जो ऋग्वेद है उसकी रचना होती है और जो अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद इनकी जो रचनाएं होती है, इसीलिए इसको जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं आर्यों के आगमन के साथ साथ ही जो है क्या वैदिक सभ्यता का जन्म होता है, उदय होता है। किनके साथ? आर्यों के आगमन के साथ। आर्य का अर्थ है दोस्तों, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या एक भाषाई विचार है। क्या है? भाषाई विचार है, जाति विचार नहीं है, ना ही भौगोलिक विचार है दोस्तों, आर्य कह दिया जाता है। आगे देखते हैं इनका जो आगमन है, आर्य जो है भारत में कब आते हैं और कहां से आते हैं, इस पर जो है विभिन्न या अलग अलग जो पुरातात्विक विदों के बीच या इतिहासकारों के बीच जो है क्या है मतभेद की स्थिति है। लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग जो इतिहासकार है वो क्या देते हैं, अलग अलग सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? अलग अलग सिद्धांत देते हैं। आप देखेंगे कि जो विलियम जोन्स, क्या विलियम जोन्स जो है आर्य यूरोप कहां से आए हैं? यूरोप से आए हुए हैं। कहां से आए हुए हैं बताते हैं, ये यूरोप से आए हुए हैं। क्योंकि इनकी जो संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति, इनकी जो भाषा है वो लगभग क्या है, यूरोप से मिलता जुलता है, समानता है यूरोपीय लोगों से। इसीलिए विलियम जोन्स कहते हैं यूरोप से आए हुए। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, क्या इतिहासकार जो बाल गंगाधर तिलक है वो जो है उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत देते हैं कि आर्य जो है कहां से आए हुए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं, उत्तरी गोलार्ध से आए हुए हैं। ठीक है। और दयानंद सरस्वती, किसके अनुसार? दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है कहां से? तिब्बत क्षेत्र से आर्यों का आगमन होता है। कहां से आते हैं ये? तिब्बत से। ये कौन कह रहे हैं? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और एक बहुत ही चर्चित है दोस्तों, सबसे, है ना, कौन सा? मध्य एशिया का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? मध्य एशिया का सिद्धांत कौन देते हैं? मैक्स मूलर। किसके द्वारा दिया जाता है? मैक्स मूलर के द्वारा। क्योंकि जो मध्य एशिया के लोग हैं उनकी जो भाषा है वो एज इट इज किनके जैसे है? आर्य की जो भाषा है मध्य एशिया में बोले जाने वाली भाषा के समान है। ठीक है। तो ये सिद्धांत सबसे क्या है, एथेंटिक है दोस्तों। आइए देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है, क्या वैदिक सभ्यता को किसके खोजों एवं इतिहास के दृष्टिकोण से, साक्ष्यों के दृष्टिकोण से जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल, क्या वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड जिसको कहा जाता है, कौन सा पीरियड कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। और एक जो है उत्तर वैदिक काल। पहला जो है क्या? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद के काल में जो है ऋग्वेद की रचना होती है। किसकी रचना होती है? ऋग्वेद की रचना होती है। इसीलिए इस काल का नाम क्या पड़ता है? ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसका जानने का प्रमाण क्या है, साक्ष्य क्या है? जो ऋग्वेद है। क्या? क्योंकि इसी समय जो किसकी रचना होती है? ऋग्वेद की रचना होती है।
किसकी रचना होती है? ऋग्वेद की रचना होती है, इसीलिए इस काल को जो है ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को जो है उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि 3 वेदों की रचनाएं होती है, जिसमें से अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना किस है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। कौन से काल को देखते हैं हम? ऋग्वैदिक काल। तो आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल। किसको देखते हैं? ऋग्वैदिक काल। ठीक है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को जो है ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। कितने काल को? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के जो बीच का जो काल है उसको जो है ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है। हाँ, इसका जानने का साक्ष्य क्या है कि ये ऋग्वैदिक काल है? क्योंकि इसी समय किसकी रचना होती है? ऋग्वेद की रचना होती है ना। इसीलिए इस काल का नाम जो है ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। जानने का साक्ष्य या स्रोत जो है ऋग्वेद है। क्या है? जानने का साक्ष्य है ऋग्वेद है। एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ठीक है। एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद। आर्य है ना, सबसे पहले जो है आर्य क्या? सबसे पहले जो है आर्य का जो केंद्र है, आर्य कहां पर आके रहने लगे? तो दोस्तों हम देखते हैं कि आर्य जो है, आर्यों का केंद्र पंजाब एवं अफगानिस्तान क्षेत्र। कहां? पंजाब क्षेत्र में जो है आकर आर्य लोग रहने लगे और इस क्षेत्र को सप्तसंधव काल के नाम से जाना जाता है या सप्तसंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये अफगानिस्तान और पंजाब के बीच की जो नदियां हैं, 7 नदियां मुख्यतः जो है कितने? 7 नदियों के आसपास ये निवास करने लगे। इसीलिए इस प्रदेश का नाम जो है सप्तसिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये 7 नदियां हैं दोस्तों। क्या? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। जो आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे वंदनीय नदी कौन सा रहता है? सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती नदी। ये आप लोग लिख पाएंगे, इसको जगह गोदागाली नहीं करूंगा मैं। ये नदियां जो है क्या? ये नदियां आप देखेंगे सिंधु नदी कहां पे संकेंद्रण हुआ इनका? सिंधु नदी काबुल या कुंभा, उस समय का नाम जो है क्या है? प्राचीन नाम कुंभा है। इसके बगल में मैं वर्तमान नाम भी लिख दिया हूं। पाकिस्तान में ये वर्तमान में क्या है? काबुल, शत्रुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, क्या? विपाशा, व्यास, पारुषणी जो वर्तमान नाम रावी नदी है, अस्किनी, चिनाब, वितस्ता, झेलम, क्या? वितस्ता, झेलम। इस तरीके से जो है 7 नदियों के जो है आसपास ये क्या हो गए? संकेंद्रित हो गए, निवास करने लगे। इसीलिए इस प्रदेश का नाम क्या? सप्तसिंधु के नाम से जाने लगा। और सबसे पवित्र नदी उस समय का जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है और सबसे वंदनीय नदी दोस्तों सिंधु नदी। किसका उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। तो आइए देखते हैं आर्यों का। क्या? आर्य जो है ऋग्वैदिक काल में आते तो हैं, लेकिन इनकी जो राजनीतिक स्थिति क्या होती है? क्या? इनका जो जीवन में राजनीतिक स्थिति, ये राजनीतिक दशा क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों। आर्य लोग क्या? आर्य लोग परिवारों में रहते थे, एक कबीले के रूप। कैसे रहते थे? कबीले के रूप में रहते थे और एक परिवार जो है एक ही साथ रहते थे। कैसे? एक परिवार एक साथ रहते थे। ये परिवार को जो है क्या कहा जाता था? कुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुल कहा जाता था। ठीक है। और कुल के परिवार प्रमुख या परिवार के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। क्या? बहुत है ना, बहुत सारे परिवार मिलकर या परिवार के जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था। और बहुत सारे परिवार मिलकर है ना, क्या? बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे। और ग्राम के प्रमुख को जो है ग्रामीणी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। और बहुत सारे ग्राम मिलकर जो है विष बनाते थे। क्या बनाते थे? विष बनाते थे। और विष के प्रमुख को जो है विषपति के नाम से जाना जाता था। और उस समय जो है बहुत सारे विष मिलकर क्या
बहुत सारे ऋषि मिलकर जो है क्या बनाते थे, जन बनाते थे। जन के प्रमुख पुरोहित होते थे। क्या? जन के प्रमुख पुरोहित होते थे। और बहुत सारे जन मिलकर जो है क्या बनाते थे, राष्ट्र बनाते थे। राष्ट्र के प्रमुख जो है राजा होता था, जिसको राजन के नाम से जाना जाता था। और राजा का दायित्व क्या होता था, प्रजा की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? प्रजा की रक्षा करना। और रक्षा के एवज में जो है क्या किया जाता था, धन दिया जाता था राजा को। क्या दिया जाता था? अन्न दिया जाता था। ठीक है। और स्वेच्छा से दिया जाने वाला जो अंश होता है, सुरक्षा के बदले में दिया जाने वाला अंश बलि कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? बलि कहलाता है। और राजा का जो चुनाव है, क्या? राजा का चुनाव एक समिति नामक संस्था करती थी। क्या करती थी? समिति नामक संस्था करती थी। इस संस्था में जो है महिला पुरुष, क्या महिला पुरुष सभी भाग ले सकते थे। और क्या राजा की चुनाव किया जाता था। किसकी चुनाव किया जाता था? राजा की चुनाव कौन करती थी? समिति नामक संस्था करती थी। और समिति के अध्यक्ष जो है ईशान कहलाते थे। समिति के अध्यक्ष ईशान कहलाते थे। और एक संस्था थी सभा। क्या? एक संस्था थी सभा। और राजा के सहयोग के लिए, किसके सहयोग के लिए? राजा के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद जैसा ही प्रमुख सदस्यों का एक क्या होता था, सभा होता था, जो चुनिंदा लोगों की सभा होता था, जो क्या करती थी? राजा की सहयोग करती थी। किसकी सहयोग करती थी? राजा की सहयोग करती थी दोस्तों। और एक परिषद था विदत। क्या? विदत। ये जो है विश्व के सबसे प्राचीनतम परिषदों में एक थी। क्या थी? विश्व के सबसे प्राचीनतम परिषदों में एक थी भाई। और ये जो है ऋग्वेद में वर्णित परिषद है, सबसे विश्व के सबसे प्राचीनतम परिषद है। और विदेशों से लूट कर लाए गए अन्न है और धन है, उनको जो है विदत नामक जो संस्था है उसमें क्या किया जाता था? बंटवारा किया जाता था। ठीक है। क्या किया जाता था? विदत में जो है लूट कर लाए गए संपत्ति का क्या किया जाता था? बंटवारा किया जाता था। और अपने अंश में से, अपने हिस्से में जो है सुरक्षा के बदले किसको? राजा को क्या दिया जाता था? धन दिया जाता था। या ठीक है। और ये स्वेच्छा से दी जाने वाली जो कर है वो क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो ऋग्वैदिक काल में जो है प्रशासनिक जो प्रमुख होते थे, क्या प्रशासनिक प्रमुख होते थे, उसमें राजन, क्या राजन, पुरोहित, सेनानी, वज्रपति, ग्रामीणी, दुर्गापति और उग्र, क्या उग्रपति। और ये सिपाही होता था, एक प्रकार का पुलिस होता था। क्या होता था? पुलिस होता था दोस्तों। आगे देखते हैं, क्या आगे देखते हैं सामाजिक दशा। ऋग्वैदिक काल की जो समाज है, कौन सी काल? ऋग्वैदिक काल का जो समाज है उनकी स्थिति कैसी थी वो देखते हैं। ऋग्वैदिक काल जो है पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? पिता ही जो है घर का प्रमुख होता था, या पुरुष प्रधान समाज था एक प्रकार से। कौन सा प्रधान था? पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन जो महिलाओं की जो स्थिति है काफी अच्छी स्थिति थी। और महिलाएं जो है पूजा पाठ हवन, क्या पूजा पाठ हवन, ठीक है, शिक्षा एवं महिलाओं को जो है पर्याप्त स्वतंत्रता थी। क्या थी? महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता थी और महिलाएं शिक्षा अध्ययन कर सकती थी। उनके लिए अलग से शिक्षा, पूजा पाठ, समिति, सभा, ठीक है। एवं महिलाएं जो है पुनर्विवाह कर सकते थे। महिला एवं पुरुष दोनों जो है पुनर्विवाह कर सकते थे, नियोग विवाह कर सकते थे। कौन सा विवाह कर सकते थे? नियोग विवाह कर सकते थे। ठीक है। और सती प्रथा नहीं था दोस्तों। क्या नहीं था? सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्यों? क्योंकि पुनर्विवाह हो जाता था लोगों का। क्या हो जाता था? पुनर्विवाह हो जाता था। सती प्रथा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। और ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में, कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो किसका उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और 9वें मंडल जो है किसको समर्पित है? भगवान सोम को समर्पित है।
किसको समर्पित है? भगवान सोम को जो है 9वें मंडल समर्पित है। और सबसे प्राचीनतम मंडल जो है दूसरा मंडल, और 7वें मंडल जो है सबसे प्राचीनतम मंडल कहा जाता है। ठीक है, और 9वें यानी क्या 10वें और जो पहला मंडल है उसको सबसे बाद में जोड़ा जाता है दोस्तों। क्या? पहले और 10वें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा जाता है। और ऋग्वेद, क्या? ऋग्वेद में आप देखेंगे कि 10 मंडल, कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्ति होता है। क्या होता है? सूक्त होते हैं। ठीक है, क्या? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और ऋचाएं जो है कितना है? 10,580 ऋचाएं हैं दोस्तों। कितने ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल, कितने मंडल? 10 मंडल और 1028 सूक्त है। और रचनाएं या श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,580 है। ठीक है। स्थानीय लोग, कौन लोग? स्थानीय लोगों को आर्य जो है दस्यु नाम से पुकारते थे। और आप देखेंगे जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है कैसे दस्यु या दास के रूप में पुकारते थे। और ये जो आर्य है और जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच हमेशा क्या होता था? संघर्ष होता था, अपने जो अस्तित्व की लड़ाई होती थी। लेकिन आर्य थोड़ा सा बुद्धिमान थे। क्या थे? आर्य बुद्धिमान थे दोस्तों। आगे देखते हैं कि जो आर्यों का जो आर्थिक दशा है, आर्थिक स्थिति है, वो कैसे, किस पर निर्भर था वो देखते हैं हम, है ना। आर्य सामान्यतः जो है पशुपालक थे। क्या? आर्य जो है सामान्यतः पशुपालन करके अपने जीवन यापन करते थे और गाय के लिए ही बहुत सारे युद्ध लड़े गए दोस्तों। क्या? गाय को जो है एक धन के रूप में देखा जाता था। जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ही समृद्धशाली होता था, उतना ही रईस होता था। और आप देखेंगे बहुत सारे युद्ध जो है गायों के लिए लड़े गए, जिसमें से एक हो क्या है? दशराज के युद्ध। कौन से? 10 राजा और एक आर्य राजा, या 10 अनार्य राजाओं के बीच एवं एक आर्य राजा के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें से जो आर्य शासक है वो क्या होती है? विजय होते हैं। क्या होते हैं? विजय होते हैं। इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और गाय के लिए जो है बहुत सारे युद्ध लड़े गए। ठीक है। और द्वितीय जो क्या? दूसरे नंबर पर इनका जो व्यवसाय है, आर्थिक उन्नति का साधन क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि करना था, कृषि कार्य। और कृषि में ये क्या उगाते थे? जौ। क्या? जौ उगाते थे। और जौ को ये किस नाम से जाने जाते थे? यौ नाम से बोलते थे। क्या? किस नाम से? यौ। जौ को ये क्या कहते थे? यौ कहते थे। ठीक है। लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। और निष्क, सोने के जो आभूषण थे, क्या? सोने के जो आभूषण है उनको जो है निष्क के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? निष्क के नाम से जाना जाता था। और आप देखेंगे जो हल रेखा है, क्या? हल रेखा है, उसे सीता रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद में और देवी देवता में सबसे प्रसिद्ध स्थान इंद्रदेव है। कौन है? इंद्रदेव जो है सबसे प्रसिद्ध स्थान रखते थे। और वर्षा का देवता जो है इंद्र को कहा जाता था। और वनस्पति का देवता जो है इसे कहा जाता था? सोम को कहा जाता था। और वरुण जो है वायु का देवता था। किसका देवता था? वरुण जो है वायु का देवता था दोस्तों। और इस तरीके से हम जो है क्या इसके जस्ट बाद जो है हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे। और उत्तर वैदिक काल देखने के बाद जो है वैदिक साहित्यों को पृथक पृथक जो है अलग अलग श्रृंखला में हम देखेंगे। तो हमारे जो वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारा जो भरोसा है, आत्मविश्वास है वो बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सके दोस्तों। थैंक यू सो मच।